हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक चैप्टर 1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12। अब इस टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। देखो, सबसे पहले वीडियो में तो मैंने आपको बताया था कि रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, वो सारे मैंने टॉपिक आपको बताए थे। सेकेंड वीडियो में मैंने क्या बताया था कि हमने रिलेशन कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था कि रिलेशन क्या होता है, उसके मैंने 3 टाइप के आपको रिलेशन बताए थे। अब जो हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन के कुछ और टाइप्स। और ये जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज फर्स्ट जो है इन्हीं से रिलेटेड है, और दूसरी बात, इनसे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका एग्जाम में आने वाला है 4 मार्क्स में। तो देखो, हम समझते हैं कि रिलेशन के टाइप्स अब पढ़ते हैं। तो अब जो हमें इस वीडियो पे चीज देखनी है वो देखना है कि रिलेशन का जो पहला टाइप है वो पढ़ना है, जो कि होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अभी तक जो हमने रिलेशन के टाइप पढ़े थे उसमें आपका था, एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, आइडेंटिटी रिलेशन था, ठीक हो गया। यूनिवर्सल पढ़ा था, और हमने पढ़ा था नल रिलेशन, जिसको हम वॉइड भी कहते हैं, एम्प्टी भी कहते हैं। ठीक है, अब उन्हीं के बाद जो हमारा रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हमको जानना है। ठीक है, देखिए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझते हैं क्या है। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यार समझेंगे इस चीज को। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, a relation R on a set A is said to be reflexive if all the elements of set A are related to itself। ठीक है, तो ये तो हो गई रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन। क्या बोला मैंने, क्या रिलेशन R on a set A is said to be reflexive if all the element of set A are related to itself। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं कि R इज रिफ्लेक्सिव, R जो है आपका रिफ्लेक्सिव होगा कब, डबल इम्प्लीफिकेशन का साइन, A कॉमा A बिलोंग्स टू R, ठीक, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक, ये चीज आपको समझनी है। ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी समझते हैं, आराम से क्लियर हो जाएगा क्या होता है। इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ इस फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा A कॉमा A सच दैट फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, अगर कोई एलिमेंट A आपके सेट A को बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन में उसका पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। एक बात और, मैंने क्या बोला, फॉर एवरी बोला, मतलब जितने भी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है, जितने भी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है उनका जो है डबलेट आपका रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। आप इसको पहले नोट कर लेना डेफिनेशन को। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो जब भी आप रिलेशन डिफाइन करेंगे, सबसे पहले तो आपको सेट डिफाइन करना पड़ेगा। किस सेट पे हम रिलेशन ले रहे हैं। मान लीजिए हमने सेट ले लिया 1, 2 और 3। अब मैं लिख रहा हूं एक रिलेशन 1,1, 2,2 और 3,3। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यस, ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि क्या है डेफिनेशन, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A, जो आपका सेट है उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, हर एलिमेंट का पेयर या डबलेट आपका रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए।
1 है तो 1,1 प्रेजेंट है रिलेशन में, यस। 2 है तो 2,2 प्रेजेंट है। 3 है तो 3,3 प्रेजेंट है। तो हर एलिमेंट का एक डबलेट अगर आपके रिलेशन में प्रेजेंट है तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि 1,1 2,2 3,3 और मैंने ले लिया 1,2। क्या ये अब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यस, ये अब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसकी एक ही कंडीशन है, वो ये है कि जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, बस। फिर चाहे एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, उससे कोई मतलब नहीं है, बस जितने एलिमेंट सेट में हैं उनका डबलेट होना चाहिए, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब आपको इसमें एक चीज नोट करनी है, ये तो हो गया रिलेशन की डेफिनेशन। ठीक है भाई, समझ गए? हम तो समझ गए कि भाई अगर हमारे पास एक सेट गिवन होगा तो उस सेट के हर एक एलिमेंट का डबलेट अगर रिलेशन में है, जो रिलेशन आपको डिफाइन है, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अब आप यहाँ पर दो बातें आपको नोट करनी है। कौन सी दो बातें नोट करनी है वो लिखते हैं। देखिए, एक पॉइंट तो आपको ये नोट करना है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है आपका, आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, ये मैंने दिखाया था आपको लास्ट वीडियो में कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इनको समझने के लिए आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा। आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और नोट करनी है आपको कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, बट जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी। ऐसे मैंने आइडेंटिटी के लिए क्यों बोला, क्योंकि जब लास्ट वीडियो आप देखोगे मेरा तो वहां से आपको एक कंफ्यूजन होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो क्या डिफरेंस होता है, पहले हम एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, फिर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ क्या है। देखो, आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पहली बात। दूसरी बात, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा, जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी रिलेशन हो, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मैंने एक सेट लिया a = 1, 2, 3। अब मैं इसमें एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ r = 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो ये रिलेशन कैसा लिखा मैंने, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? हाँ, हर एक एलिमेंट का सेट में से हर एक एलिमेंट का पेयर इसमें प्रेजेंट है, यस, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है। क्या बताया था मैंने, आइडेंटिटी रिलेशन में भी कुछ ऐसी डेफिनेशन थी, लेकिन क्या था, फॉर एवरी नहीं था। ठीक है, A बिलोंग्स टू कैपिटल A लिखा था, तो मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है। ठीक हो गया। अब एक रिलेशन में और लिख रहा हूं, 1, 1, 2, 2, 3, एंड 1, 2। ये जो मेरा रिलेशन लिखा हुआ है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, क्योंकि सारे एलिमेंट जो सेट में प्रेजेंट है उनका डबलेट यहाँ पर है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, कंफर्म बात हो गई। लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोलता है कि जो एलिमेंट सेट में है उनका डबलेट रिलेशन में होना चाहिए, दैट सेट, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए उसमें, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर 1, 2, 3 ले रहे हैं सेट के एलिमेंट, तो केवल इन्हीं का पेयर प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन में, अगर है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव में ये क्या बोला उसने कि बस इनका पेयर प्रेजेंट हो, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में आपका डिफरेंस है कि आइडेंटिटी जो रिलेशन होता है, केवल और केवल जो एलिमेंट सेट में लिए हैं उनका डबलेट होना चाहिए, बस, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। रिफ्लेक्सिव में ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है, जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उनका डबलेट है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि इनका डबलेट होना चाहिए, एक्स्ट्रा हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोनों है। यहाँ पर क्या हो गया कि रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी की डेफिनेशन प्रूव नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि क्या बोलता है आइडेंटिटी कि जितने एलिमेंट हैं उन्हीं का डबलेट होना चाहिए, उसके अलावा किसी का नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये क्या होगा आपका, केवल और केवल रिफ्लेक्सिव होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। आप आईडी में ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसमें कि अगर कोई एक रिलेशन है, आप प्रूव कीजिए कि वो रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो कहानी थी आइडेंटिटी रिलेशन की, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं आपका, अब नेक्स्ट लिखेंगे, इसको नोट कर लेना आप लोग। देखिए नोट आपको इस तरीके से करना है कि जब आप चाहे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया जाएगा नोट करने के लिए। जब भी वीडियो के सामने से मैं हटता हूँ तो आप नोट कर लीजिए आराम से, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, डेफिनेशन ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। A relation R on a set A is said to be symmetric relation, ठीक है। A relation R on a set A is said to be symmetric relation if and only if, देखो क्या कंडीशन होनी चाहिए, A, B belongs to R, क्या बोला मैंने, A, B belongs to R, मतलब ये जो एलिमेंट है, जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, A, B कर रहा है, ठीक हो गया। और अगर ये इंप्लाइज कर जाए कि B, A भी रिलेशन को बिलोंग कर जाए, मतलब A, B तो है ही रिलेशन में, B, A भी है, ठीक है। और मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब A, B हमने कहाँ से उठाए, सेट से उठाए ना। तो A, B हमने जो सेट से एलिमेंट लिए हैं उनके लिए अगर A, B रिलेशन में है और B, A भी रिलेशन में हो जाता है तो वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मैं इसको वन वर्ड में बोलूँ, अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये बोलेंगे कि कोई भी रिलेशन आपके पास है, उसमें आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठाओ, कोई भी उठाओ, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है ना, उन सभी का उल्टा होना चाहिए वहाँ पे। मतलब आपने एक रिलेशन लिखा, रेंडमली कोई रिलेशन लिख दिया, मान लीजिए आपने 1, 2 लिखा, 2, 3 लिखा, और आपने 1, 2 का उल्टा 2, 1 और 2, 3 का उल्टा 3, 2, ठीक है। ये रिलेशन लिख दिया आपने। ये किस सेट पे डिफाइन है, ये सेट मान लीजिए A 1, 2, 3 पे एक रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। तो आप चेक करना स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, 1, 2 देखा आपने, ठीक है, इसका उल्टा प्रेजेंट है यस, ये रहा, ठीक है। 2, 3 का उल्टा प्रेजेंट है यस, ये रहा 3, 2, फिर 2, 1 का उल्टा प्रेजेंट है यस, ये रहा 3, 2 का उल्टा प्रेजेंट है यस, ये रहा। तो मतलब ये कैसा रिलेशन हो गया आपका, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए कि रिलेशन को आप देखेंगे, ठीक, उसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो इस तरीके से। तो ये होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। एक चीज में और नोट करेंगे आप लोग कि जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है, सिमेट्रिक रिलेशन जो हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे, आइडेंटिटी और यूनिवर्सल। आइडेंटिटी रिलेशन भी सिमेट्रिक होता है और यूनिवर्सल रिलेशन भी सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अब आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल बोथ आर सिमेट्रिक, ये दोनों ही क्या होते हैं आपके, सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे सिमेट्रिक होते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे
तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर भाई ये बात हमको समझ में नहीं आई, इसको भी एक्सप्लेन कर दें। वैसे आप समझ जाएंगे, इजी बात है। आप आराम से यूनिवर्सल रिलेशन का एक कॉन्सेप्ट समझें पहले लास्ट वीडियो से, और आइडेंटिटी भी समझें, और फिर देखें कि कैसे है सिमेट्रिक। ठीक है, आप समझ जाएंगे। अगर नहीं समझेंगे तो आप कमेंट करिए और फिर आपको बताएंगे कैसे। ठीक है, तो ये तो था आपका सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम बात करेंगे लास्ट रिलेशन की जो हमने पढ़ना है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है समझने में, और सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम करता है। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन देखो क्या है। ट्रांजिटिव रिलेशन स्टार्ट वहीं से करेंगे। A relation R on a set A is said to be क्या? Transitive relation. A relation R on a set A is said to be transitive relation if and only if, देखिए ध्यान देना, A, B belongs to कैपिटल R, ये होना चाहिए। इसी के साथ एंड करके लिख रहा हूं मैं। देखो मैंने पहला ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखा, A, B। ठीक है, अब जो दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर लिख रहा हूं मैं, यहां से स्टार्ट करूंगा जहां पर ये खत्म हो रहा है B, तो मैं बोलूंगा B, ये कुछ भी हो सकता है इससे, B, C भी R को बिलोंग कर रहा है। इन दोनों को, ये दोनों अगर R को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मीनिंग अगर ये आ जाए, क्या आ जाए कि A, C भी R को बिलोंग कर जाए। समझे ना बात को? मैंने क्या बोला कि A, B R को बिलोंग कर रहे हैं, B, C R को बिलोंग कर रहे हैं, और ये कैसे बनाना है आपको, जहां पर ये एंड हुआ है, जहां पर ये खत्म हुआ है, वहीं से बनाना है या ऑर्डर्ड पेयर। तो ये दोनों अगर R को बिलोंग कर रहे हैं और ये R को बिलोंग कर जाए तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ये बात आपको नोट करनी है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या प्रॉब्लम आती है ना, देखो एक तो कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए कि ये दोनों होने पर ये तीसरा होना चाहिए। अभी एग्जांपल करेंगे इसका और क्लियर हो जाएगा। एक बात और, अच्छा ये बताओ कि अगर ये आपका है, ये भी है और ये नहीं है, तो भाई ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ये बात आप समझ गए। तो ना होने के लिए केवल एक ही कंडीशन होने वाली है, कौन सी? अगर आपको ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं दिखाना है कि ये नहीं होगा ट्रांजिटिव रिलेशन, तो आपको एक ही चीज दिखानी होगी, वो क्या? कि ये दोनों रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में है, ये नहीं है, तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अच्छा, होने के लिए एक बात और हो सकती है। क्या हो सकता है? देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूं कि A, B बिलोंग कर रहा है R को, ठीक है, लेकिन जब हम दूसरा ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं ना उस रिलेशन में, जो कहां से शुरू होगा? B से, वो है ही नहीं रिलेशन में, तो भी ये ट्रांजिटिव होगा। तो ये बात आपको नोट करनी है कि ट्रांजिटिव रिलेशन दो केसेस में होगा। एक तो तब जब ये दोनों हैं और ये भी है, तब ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। दूसरा तब जब केवल पहला ही वाला ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है, ये है ही नहीं, तब भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन कब नहीं होगा? जब ये दोनों हैं और ये नहीं है, तब ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें भी आपको एक बात और नोट करनी है। वो क्या बात नोट करनी है आपको? कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है और जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, लिखेंगे इसको, ये डेफिनेशन लिखी होगी आपने। देखो क्या लिखेंगे? जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है और जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन, ये दोनों ही क्या होते हैं आपके? ट्रांजिटिव होते हैं। ठीक है, ये दोनों रिलेशन ट्रांजिटिव होते हैं, इसको आप नोट करेंगे। चलिए, ये तो कहानी हो गई ट्रांजिटिव रिलेशन की। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ इन तीनों ही रिलेशन में, आपको बताना है कि ये कैसे रिलेशन है कैसे नहीं है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले तो जब भी आप रिलेशन को डिफाइन करेंगे, रिलेशन बताने से पहले वो किस सेट पर डिफाइन है, उस सेट आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेशन बताने से पहले एक सेट का होना बहुत जरूरी है, वो किस सेट पर डिफाइन है। तो
तो आपने एक सेट ले लिया, लेट से कि हमने ले लिया सेट 1 2 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिलेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, R1 रिलेशन लिख रहा हूँ, लिखा मैंने 1, 1, 2, 2 और 3, 3, ठीक है। कॉमा यहाँ पर भी लगाएंगे आप। तो ये रिलेशन क्या है, अभी तक हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। डेफिनेशन पे गौर कीजिए, अपने आप एनालाइज कीजिए, कॉपी में आंसर लिखिए, फिर अपने आंसर को मेरे से मैच करना। देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है। अरे भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी कि जो भी आपके सेट के एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का पेयर होना चाहिए, 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, तो रिफ्लेक्सिव हो तो गया। इतनी सी कंडीशन थी बस। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या बोलता है, जो भी हमने ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं किसमें, रिलेशन में, जो भी हमने ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं किसमें, रिलेशन में, उन सभी के उल्टे भी होने चाहिए उसमें। देखो कैसे बोल रहा हूँ, 1, 1 का उल्टा क्या होगा, 1, 1, यही तो है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। 2, 2 का उल्टा क्या होगा, 2, 2 है तो सही, यही तो है। 3, 3 का उल्टा क्या होगा, 3, 3 है तो सही। तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव भी है या नहीं, देखो ट्रांजिटिव भी होगा ये, क्यों, क्योंकि 1, 1 है, इसके बाद जो इसका जो दूसरा जो एलिमेंट होता है ना, इसका जो साथी होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे ये खत्म हो रहा है 1 पे। अब वो है ही नहीं, देखो कहाँ है, वो है ही नहीं। तो मैंने क्या बोला, जब इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है होगा ही नहीं, तब भी ये ट्रांजिटिव होगा। तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये तो भाई ठीक है, इसकी वजह से तो ट्रांजिटिव है, इसकी वजह से भी ट्रांजिटिव है, क्योंकि 2, 2 पे खत्म हो रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट जो 2 से स्टार्ट होने वाला होगा वो इसमें है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव है। 3, 3 ये भी ट्रांजिटिव, इसकी वजह से भी ट्रांजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि 3, 3 तो है, लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट जो 3 से स्टार्ट होने वाला होगा वो है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव को गौर करना है आपको कि ये कैसे है। चलो ठीक है, एक तो मैंने आपको ये बता दिया, तो ये तो आपका तीनों है, ठीक है, ये आपका तीनों है। तो ऐसे लिख दो उसको, ठीक है, ये R भी है, S भी है और T भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। अब एक रिलेशन और लिख रहा हूं मैं, 1, 2, 1, 2 और लिख दिया मैंने 2, 1। तो क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का, 2 का, 3 का किसी एक का भी पेयर प्रेजेंट नहीं है, होना तीनों का चाहिए, एक का भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है कि ऑर्डर्ड पेयर को देखा हमने, क्या देखा कि भाई पहला ऑर्डर्ड पेयर पकड़ा, इसका उल्टा है यस ये रहा, इसको पकड़ा इसका उल्टा है यस ये रहा, तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना है कि अगर 1, 2 है तो इससे स्टार्ट होने वाला जो एलिमेंट होगा उस सेट में, उस रिलेशन में क्या है, 2, 1 है देखो 1, 2 है, 2, 1 है, तो अब इसका पहला और इसका आखिरी पकड़ो, 1, 1 होना चाहिए, ये तो होता है ट्रांजिटिव। 1, 1 तो इसमें है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के एग्जांपल आपको अभी हम क्वेश्चंस में करेंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल होंगे उसमें, और एक्सरसाइज यकीन मानिए मेरा कि एक्सरसाइज 1.1 खत्म जब हम करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, ठीक है। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। अब लास्ट, अब जो सेकेंड लास्ट जो टॉपिक है रिलेशन में हमारा, उसको देखते हैं क्या है। देखो अब लिखेंगे आप इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। क्यों नहीं है भाई, जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है
जो रिलेशन आपका सिमेट्रिक है, जो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है, उस स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। मतलब अगर किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस होना है ना, तो उसको रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, उसको सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, उसको ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। आपसे बोल दिया जाए कि इस रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाइए, तो मतलब आपको 1 बाय 1 सब दिखाने पड़ेंगे, रिफ्लेक्सिव भी दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी दिखाना पड़ेगा, ट्रांजिटिव भी दिखाना पड़ेगा। और जब तीनों हो जाएंगे तो मतलब वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जो 5th टॉपिक पढ़ना है हमको इसमें, ठीक है, वो पढ़ना है आपका इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास पढ़ने के बाद हम फिर एक्सरसाइज में आएंगे, सारा कॉन्सेप्ट हमारे पास हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस क्लास के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, इक्विवेलेंस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आर.डी. शर्मा में दे रखे हैं। एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके, लेकिन फिर भी समझते हैं क्या है इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। अब देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन हम समझ गए कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, वो होगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं? एक इक्विवेलेंस रिलेशन लेते हैं। लेट आर बी एनी इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने माना आर हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, ऑन अ सेट कैपिटल एक्स। जब भी रिलेशन की बात होगी तो सेट तो साथ में आना ही आना है कि भाई ये रिलेशन है तो सही, ठीक है, लेकिन किस सेट पे है? तो हमने बोला एक्स सेट पे। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं इसका एग्जांपल ही बताऊंगा आपको। ऐसा करता हूँ मैं, इसको थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ, क्योंकि इसका जब एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, तो इसी डेफिनेशन से रिलेटेड मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताऊंगा। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास का। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, देखो, लेट आर बी एनी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट कैपिटल एक्स। ठीक है, कैपिटल एक्स पे हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है आर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो ये इक्विवेलेंस रिलेशन आर है ना, इस सेट एक्स को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लिखते हैं रिलेशन आर डिवाइड्स सेट एक्स into two mutually disjoint subsets। ठीक है, जो रिलेशन R है वो टू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में एक सेट को डिवाइड कर रहा है। किसको? X को। मान लिया उन सबसेट्स का नाम क्या है? AI और AJ है। ठीक है, बस बस खत्म, थोड़ा ही और है बस। दो कंडीशन और समझ लो, और इनकी हो गया। देखो अभी आ जाएगा इक्विवेलेंस क्लास। दो कंडीशन क्या समझ लिए कि हमने एक सेट था X, उसको एक इक्विवेलेंस रिलेशन ने डिवाइड किया दो म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में AI और AJ, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो AI के जो एलिमेंट होंगे ना, वो आपस में रिलेटेड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AJ के एलिमेंट भी आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन AI के एलिमेंट AJ से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं मैं कि एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, पहली बात तो मैंने ये लिखी, एंड एलिमेंट्स ऑफ AJ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड एलिमेंट्स ऑफ AJ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ये बात समझ गए। बट एलिमेंट्स ऑफ AI आर नॉट रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ AJ। तो AI के एलिमेंट AJ से रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और लिख देते हैं, सेकंड के बाद थर्ड में यहाँ पर लिख रहा हूं, एलिमेंट्स ऑफ AI आर नॉट related to elements of AJ।
मतलब एआई के एलिमेंट एजे से रिलेटेड नहीं है, एआई के एलिमेंट अपने आप में एक दूसरे से रिलेटेड है, एजे के एलिमेंट अपने आप में एक दूसरे से रिलेटेड है, बट एआई के एलिमेंट एजे से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसा बोलने पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम एआई यूनियन एजे करेंगे तो वो एक्स के इक्वल आएगा, ठीक है, जब इनको मिला देंगे दोनों सबसेट को एक्स के इक्वल आएगा। और जब हम एआई और इंटरसेक्शन करें एआई का एजे के साथ तो वो फाई आएगा, ठीक है। अरे भाई इक्विवेलेंस क्लास पढ़ रहे थे ना, वो तो बताया ही नहीं मैंने। तो इन्हीं सबसेट को तो हम इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। एआई एंड एजे क्या है आपका, एआई और जो एजे है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं, ठीक है। अभी आप समझ लो डेफिनेशन, अभी इसका एक एग्जांपल करेंगे बढ़िया वाला, आपको पता चल जाएगा कौन क्या है इक्विवेलेंस क्लास, फिर एक आध क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक आर हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन लिया, ठीक है, किस पे डिफाइन है, एक सेट एक्स पे डिफाइन है, ओके। अब हमने क्या किया, उस सेट एक्स को डिवाइड कर दिया दो म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में, किसने किया, रिलेशन ने किया। देखो रिलेशन कुछ ऐसा होगा ना कि वो सेट को डिवाइड कर देगा, अभी देखते हैं कि एग्जांपल में देखेंगे। और जो ये एआई और जो एजे है ना, एआई के एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, ठीक, एजे के एलिमेंट भी आपस में रिलेटेड है, लेकिन एआई के एलिमेंट एजे से रिलेटेड नहीं है। तब हम बोल रहे हैं कि एआई यूनियन एजे बराबर एक्स होगा एंड एआई इंटरसेक्शन एजे इक्वल्स टू फाई होगा। तो यहाँ पर जो एआई और जो एजे लिखा है ना मैंने, इन्हीं को बोला है हमने इक्विवेलेंस क्लास, ठीक हो गया, ठीक है, आप अपना नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इस इक्विवेलेंस क्लास का एक एग्जांपल, फिर इसके आगे फिर एक्सरसाइज में बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसके आगे बस लास्ट टॉपिक है, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया वाला, और एग्जांपल में मैं देखो क्या ले रहा हूँ, इक्विवेलेंस क्लास को समझने के लिए मैं यहाँ पर डेफिनेशन जो मैं लिखी वो लेके रिलेट करूंगा उसको एग्जांपल से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक एक्स लिया था, एक सेट, ठीक है, यहाँ पर मैं लेता हूँ एक सेट जेड, इंटीजर का सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पर तो कोई भी एक आर्बिट्री सेट लिया था हमने, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने फिर एक रिलेशन लिया था, कैसा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो यहाँ पर हमने एक रिलेशन ले लेते हैं, तो उस रिलेशन को डिफाइन करता हूँ मैं, a comma b such that 2 divides a minus b, ठीक है, such that 2 divides a minus b। देख लेते हैं कि एग्जांपल में सही ले रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा होना चाहिए कि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। मॉड अगर ये भी लोग तो कोई बात नहीं, चलो a माइनस बी ऐसे ले लेते हैं, 2 डिवाइड a माइनस बी। अगर यहाँ पर z की जगह अगर हम इंटीजर का सेट ना लेकिन नेचुरल नंबर का सेट लेते तो शायद हम यहाँ पर मॉड लगा लेते, बट अभी जो नेगेटिव पे नंबर आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ रियल नंबर में नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हमने एक रिलेशन ले लिया आपका a कॉमा b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b, ठीक हो गया। फिर मैंने क्या बोला कि जो रिलेशन होता है वो x को दो म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड करता है, और वो क्या क्या होते हैं आपके, ai और aj, ठीक हो गया, ai और aj। चलो यहाँ पर भी हम म्यूचुअली सबसेट लेते हैं दो, तो पहला जो मैं सबसेट ले रहा हूँ, ठीक है, 2 म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट, क्या लिया मैंने, ai और aj। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, एक तो मैं ले रहा हूँ ये वाला, देखो ध्यान देखना, 0 प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 4, 0 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। एक तो मैंने ये ले लिया, और एक क्या ले रहा हूँ मैं, इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर लेता हूँ, एक लिया मैंने 1 प्लस माइनस 3, 1 प्लस माइनस 5, 1 प्लस माइनस 7, ठीक है। इनफाइनाइट सेट बनेंगे, चलते रहेंगे आगे को, बहुत सारे नंबर हैं क्योंकि जेड आपका इंटीजर का सेट है, ठीक है। अब जो ये मैंने लिखे हैं ना, ये आपके क्या है, इक्विवेलेंस क्लास, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 0, हाँ इसको क्या बोल सकता हूँ,
इसको लिख सकते हैं एक मिनट, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो, और ये हो सकता है आपका इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो एंड इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो एंड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा, बॉक्स में जीरो लिखेंगे और यहाँ पर आएगा आपके पास 2r। ठीक है, और इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ, देखो 1 इक्वल्स टू 2r प्लस 1। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर जो आपका रिलेशन था उसने इस सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो, जो जीरो को कंटेन कर रहा है, और एक क्लास ऐसी है जो 1 को कंटेन कर रही है। तो ये क्या है, दो डिसजॉइंट सबसेट्स हैं। तो यही आपके क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस क्लास जीरो की हो गई, ये इक्विवेलेंस क्लास 1 की हो गई। तो ऐसा कुछ करते हैं हम इक्विवेलेंस क्लास में। अभी ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतना ही। हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ लिया, सिमेट्रिक समझ लिया, ट्रांजिटिव समझ लिया, इक्विवेलेंस क्या होता है वो भी जान लिया, और इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है वो भी जान लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम काम करेंगे वो क्या काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज कुछ किस तरीके से सॉल्व करनी है उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतना ही। ठीक है, जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डाल देना कि भाई ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई, तो शायद मैं उसको दोबारा एक वीडियो में आपको फिर एक्सप्लेन करूँगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही। ठीक है, रिवाइज कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है।